नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 24 जनवरी 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल है माइनर्स यानी वो बच्चे जिनकी एज 18 साल से कम है, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करने से संबंधित। नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्वीडन में कुरान शरीफ को जलाने की घटना सामने आई, उसके बाद बहुत सारे देशों में उबाल देखने को मिला। टर्की ने बोला हम स्वीडन को नाटो की सदस्यता नहीं लेने देंगे। देखो, डायरेक्टली यूपीएससी इस इश्यू पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकता जीएस में, लेकिन इनडायरेक्टली जैसे अभी इंटरव्यूज चल रहे हैं, 30 तारीख को इंटरव्यू स्टार्ट है, तो इंटरव्यू देने वाले स्टूडेंट्स से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इनडायरेक्टली आप यूज कर सकते हो एग्जाम्पल कहीं पर आंसर राइटिंग में। समझ गए? इसके बाद तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज को अलाउ जो किया गया है, टॉप 500 यूनिवर्सिटीज को इंडिया में ब्रांचेज ओपन करने के लिए, वो गलत है। ये इशू देखो ऑलरेडी हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन कुछ नए पॉइंट्स हैं तो इस आर्टिकल को भी हम डिस्कस करेंगे ताकि ये इशू हमारा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाए। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले अब्यूज ऑफ पावर का देखिए जबरदस्त एग्जाम्पल। अभी तक देखो हम काफी बार ये डिस्कस करते हैं आईएएस ऑफिसर्स जो बढ़िया काम कर रहे हैं, गुड गवर्नेंस का बढ़िया एग्जांपल है। जैसे कल परसों हमने डिस्कस किया था कि उज्जैन के आईएएस ऑफिसर ने बिना गवर्नमेंट फंड्स के एक तालाब को रिस्टोर करवाया। लेकिन ये देखिए आईएएस दंपति हैं मध्य प्रदेश में, एक आईपीएस के बंगले में कितने कितने जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं काम करते हैं, इंक्लूडिंग हवलदार, सिपाही, ये सब। एक महिला आईपीएस अधिकारी का घर है, वहां पे 40 से लेकर 45 पुलिस पर्सनल तैनात हैं पर्सनल काम करने के लिए, खाना बनाने के लिए कुक 12, सफाई के लिए कांस्टेबल 2, पहरा देने के लिए संतरी 5, कुल मिलाकर 40-45, और हर एक की सैलरी 50,000 के आसपास। मतलब आप निकालोगे कि उस आईपीएस में ये हैं कृष्णा वेणी देसावतु, जिनके घर में 2007 बैच की आईपीएस हैं, जिनके घर में ये 40-45 लोग पुलिस डिपार्टमेंट के पर्सनल काम कर रहे हैं। अगर अंदाजा लगाओगे ना, 27 लाख की सैलरी जाती है इन 40-45 पुलिस कर्मचारियों के ऊपर जो इस आईपीएस के घर में पर्सनल काम कर रहे हैं। सोच के देखिए, 27 लाख एक महीने की सैलरी। ये देखो अब्यूज ऑफ पावर का जबरदस्त एग्जाम्पल है। ये सारी देखो सर्विसेज ऑफिसर्स को इसलिए मिलती हैं ताकि वो अपना काम ठीक से कर सकें, और 2-3 लोग होने चाहिए काम करने के लिए, लेकिन 40-45 लोग, जैसे तो यूं कि राजा की जिंदगी जीनी है वैसे वाली बात हो गई। तो ये देखो सारा कुछ सिविल सर्विसेज की वैल्यूज के अगेंस्ट है, अपनी पावर्स को, क्योंकि सरकार के नियम है आप इतने सारे कर्मचारी नहीं रख सकते अपने घर में काम करवाने के लिए, लेकिन मौखिक ऑर्डर्स पर, जैसे ओरली किसी पुलिस कर्मचारी को बुला लिया कि आप आ जाइए। अब कोई देखो आईपीएस ऑफिसर बोलेगा तो मजबूरी में उसको जाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से काम करवाए जाते हैं, पर्सनल काम अपने घर में। एक तरफ देखो पुलिसिंग के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं मिलते, दूसरी तरफ इतने कर्मचारी जो हैं वो ऑफिसर के घर में पर्सनल काम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा देखो बैड गवर्नेंस का एग्जांपल नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल माइनर्स यानी वो लोग जिनकी एज 18 से कम है, उनके डेटा को प्रोटेक्ट करने से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन बिल 2022 रिलीज किया गया ना, इसमें सरकार ने यह कहा कि जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, अगर वो बच्चों के यानी वो लोग जिनकी एज 18 से कम है उनके डेटा को प्रोसेस करना चाहते हैं ना, तो इसके लिए उनके पेरेंट्स की कंसेंट लेना होगा। आपको पता है देखो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डेटा प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई ई कॉमर्स कंपनी है, डेटा इकट्ठा करती है, उसके बाद यह पता लगाती है कि यहां पर इस लोकेशन में कौन सी एज ग्रुप के लोग ज्यादा हैं, फिर उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स को रेकमेंड किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट चलवाई जाती है। तो यह सब आता है डेटा प्रोसेसिंग में। मतलब फिर से बोलता हूं, ड्राफ्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2022 जब सरकार की तरफ से रिलीज किया गया ना, तो सरकार ने इस ड्राफ्ट में यह लिखा, अगर माइनर्स के डेटा को प्रोसेस करना है ना, तो उससे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यानी वेबसाइट्स को पेरेंट्स की, उन बच्चों की परमिशन लेनी होगी। अब ना राइटर कहते हैं आज के इस आर्टिकल में, इसमें ना दिखते हैं, सबसे पहली आपकी ना अप्रोच गलत है। आपको ना उस प्लेटफॉर्म को इंसेंटिवाइज करना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म को मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेफ और बढ़िया सर्विसेज माइनर को प्रोवाइड करे।
और उनके डेटा का गलत इस्तेमाल ना हो या फिर उनसे डेटा लिया ही ना जाए। क्योंकि देखो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपने भी देखा होगा हमारे देश में ना डिजिटल लिटरेसी काफी ज्यादा कम है। बहुत सारे पेरेंट्स तो अपने बच्चों को ही बोलते हैं कि मोबाइल में ये नंबर सेव कर दो या फिर मोबाइल में ये सेटिंग चेंज कर दो। तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों से ही पूछते हैं मोबाइल में कुछ सेटिंग वगैरह चेंज करवाने के लिए, उनको क्या समझ में आएगा कि कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म वेरिफिकेशन मांग रहा है, कंसेंट मांग रहा है डेटा को प्रोसेस करने की, तो क्या उसको कंसेंट दे दी जाए? पेरेंट्स को, बहुत सारे पेरेंट्स को ये चीज समझ में नहीं आएगी। और दूसरी चीज, इससे तो ना सरकार रेगुलेशन को और ज्यादा टाइट कर रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ना और ज्यादा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, हर एक पर्सन की एज वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब आपको भी पता है एज वेरिफिकेशन क्या होगी, कैसे होगी? या तो देखो आधार कार्ड से होगी, या फिर फेस रिकॉग्निशन से होगी, या फिर रेफरेंस से होगी। कोई दूसरा पर्सन रेफरेंस दे देता है कि मैं जानता हूं इसकी एज कम है, इसकी एज ज्यादा है, इसलिए इसको अलाउ कर दीजिए वेबसाइट्स सर्व करने में। तो मतलब देखो, ये सारी प्रोसेसेस जब चलेंगी ना, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, उसके लिए प्रोसेस और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी, यूजर्स उस वेबसाइट को आसानी से यूज नहीं कर सकेंगे, तमाम तरह की दिक्कतें आएंगी। और फिर भी आपने अक्सर देखा होगा जो माइनर्स हैं वो गलत आईडी दिखाएंगे या फिर कुछ ऐसा तरीका फॉलो करेंगे जिससे वो वेबसाइट को भी सर्व कर लें, मतलब किसी दूसरे की आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके। तो आइडेंटिटी मिसयूज की घटनाएं भी ज्यादा सामने आने लगेंगी अगर इस रूल को स्ट्रिक्टली लागू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट चीज राइटर ये बोलते हैं, देखो किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ना कई सारी सर्विसेज होती हैं। अब कुछ अच्छी होती है, कुछ खराब भी होती हैं, कुछ माइनर्स के लिए सेफ रहेंगी, कुछ अनसेफ रहेंगी। लेकिन पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगा देना हर प्रकार की सर्विस को एक्सेस करने से पहले, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को कंसेंट लेनी होगी पेरेंट्स की, ये सही नहीं है। ये बच्चों के इंटरेस्ट के भी अगेंस्ट है। इससे वो बहुत सारी सर्विसेज को यूज करने से वंचित हो जाएंगे। आज के समय में देखो, हम हमेशा बात करते हैं इंटरनेट जो है वो दो धारी तलवार है, जहां एक तरफ इंटरनेट के बहुत ज्यादा नुकसान है, लेकिन यह बात भी सच है आज के समय में बच्चों को कुछ भी देखना हो, म्यूजिक लेसन्स से लेके कुछ चैप्टर पढ़ना है, कोई डेली यूज की चीज सीखनी है, इवन जैसे टाई लगाना सीखना है, तो ज्यादातर बच्चे यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेटा प्रोटेक्शन बिल में, ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल में जो बात लिखी गई है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म डेटा प्रोसेस करें उससे पहले पेरेंट्स की कंसेंट अनिवार्य है, इस प्रोविजन की वजह से ऐसा ना हो कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो यूजफुल सर्विसेज को यूज करने से वंचित रह जाए। अगर देखो ऐसा हो जाएगा तो ये ग्लोबल कन्वेंशन के अगेंस्ट हो जाएगा। इंडिया ने एक ग्लोबल कन्वेंशन साइन की है, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1989। इस कन्वेंशन के आधार पर हमारे देश में काफी सारे कानून भी बने हैं, जैसे कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 यानी पोक्सो एक्ट 2012, जिसका एनालिसिस हमने डिस्कस किया था पिछले हफ्ते। तो ये सारे एक्ट बने हैं 1989 की कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड के आधार पर। तो अगर ये बिल पारित हो जाता है डेटा प्रोटेक्शन वाला, तो फिर ये एक प्रकार से ना 1989 की इस कन्वेंशन के अगेंस्ट हो जाएगा, जिसमें इंडिया ने ये कहा है कि हम बच्चों के राइट्स को सुरक्षित करने के लिए कानून बनाएंगे। तो फिर ये जो कानून है डेटा प्रोटेक्शन वाला, ये बच्चों के राइट्स के अगेंस्ट हो जाएगा। इसके बाद राइटर बोलते हैं, देखो वैसे तो सरकार ने कहा है अपनी एक स्टेटमेंट में कि आने वाले समय में हम पेरेंटल कंसेंट का जो रिक्वायरमेंट है इसे और ज्यादा आसान बना देंगे, मतलब कम से कम रिक्वायरमेंट आए पेरेंट्स की कंसेंट की। लेकिन देखो ये फ्यूचर में आएगा ना, अभी लाइन जो है काफी ज्यादा ब्लर है कि प्लेटफॉर्म क्या है और किस लिए इसे यूज किया जा सकता है। जैसे इंस्टाग्राम का एग्जांपल लीजिए, इंस्टाग्राम अब कहने को इमेज शेयरिंग का एक प्लेटफॉर्म है, रील्स वाला, लेकिन बहुत बार इंस्टाग्राम जो है वो एजुकेशनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है पूरे वर्ल्ड में लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा। इसलिए पूरी तरह से ब्लैंकेट बैन लगाना कि इंस्टाग्राम को माइनर्स के द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता या फिर माइनर्स इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करें उसके लिए पेरेंट्स के कंसेंट की आवश्यकता है, ये गलत है। लास्ट में अब राइटर कुछ सजेशंस देते हैं। सबसे पहले तो देखो प्लेटफॉर्म्स को बोला जाए कि वो रिस्क बेस्ड अप्रोच अपनाएं।
कोई भी डिजिटल प्लेटफॉर्म कोई सर्विस देता है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक है, अब कुछ सर्विसेज ऐसी होंगी जहां पर रिस्क है माइनर्स को, तो वो रिस्क असेसमेंट करें। खास करके वो सर्विसेज जिनको यूज करने से, वो फंक्शंस जिसको यूज करने से माइनर्स वल्नरेबल है, रिस्क में आ जाते हैं, वहां पर आप पेरेंटल कंसेंट को लागू कर सकते हो, ना कि पूरे प्लेटफॉर्म पर। अब इसके अलावा देखो, हमारे देश में तो आपको पता है माइनर वो है जिसकी एज 18 साल से कम है, बट ये पेरेंटल कंसेंट वाला जो कंसेप्ट है ना, ये 13 साल से कम एज के बच्चों के लिए लागू किया जा सकता है। बाकी देशों में यही कंसेप्ट है कि 13 साल से कम जिनकी एज है ना, उनके लिए पेरेंटल कंसेंट की आवश्यकता पड़ती है। एक और बेस्ट प्रैक्टिस जो इंडिया, यूएस, यूके जैसे देशों से सीख सकता है, वहां पे ना एज स्पेसिफिक कोडिंग है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूं, जैसे हमारे देश में सेंसर बोर्ड करता है, जैसे ये मूवी जो है यूनिवर्सल है, सभी एज ग्रुप के लोग इसे देख सकते हैं, और ये मूवी एडल्ट है, सिर्फ 18 साल से ज़्यादा के लोग इस मूवी को देखें। वैसे ही ये तो सिर्फ हमारे देश में मूवीज़ में होता है, सेंसर बोर्ड करता है। यूएस, यूके में ना बाकी सर्विसेज के लिए भी कोडिंग है, जैसे इस एज के बच्चे इस सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस एज के बच्चे अगर इस सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तो पेरेंटल कंसेंट की आवश्यकता है। ऐसे ना बाकी प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल करने के लिए भी इस प्रकार की कोडिंग होनी चाहिए, किस एज के लोगों के लिए ये जो सर्विस है वो उपयुक्त है। लास्ट में राइटर ये भी बोलते हैं कि हमारे देश में ना वाइड स्प्रेड सर्वे होना चाहिए कि पेरेंट्स की क्या प्रेफरेंस है, क्या एटीट्यूड है डिजिटल सर्विसेज के प्रति, उसके हिसाब से हम बेहतर ढंग से एक पॉलिसी डिजाइन कर सकते हैं। मतलब एक बैलेंस इस्टेब्लिश करना है, बच्चे को सिक्योर भी करना है, उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करनी है, लेकिन यह भी इंश्योर करना है कि वो इंटरनेट को अच्छे ढंग से इस्तेमाल करके अपनी नॉलेज को अगर बूस्ट करना चाहता है, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहता है, तो उसे किसी प्रकार की बाधा ना आए। और बच्चों को सेफ रखना ये सिर्फ देखो पेरेंट्स का काम नहीं है, पूरी सोसाइटी की ड्यूटी है कि हमारे समाज में जितने भी बच्चे हैं उनको सेफ रखा जाए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया माइनर्स के लिए डेटा प्रोटेक्शन से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद देखो आईआर का एक इशू है जिसके बारे में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया। आप जीएस पेपर 2 से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। पूरा जो इशू है हम डिटेल से समझते हैं। अभी कंटेक्स्ट ये है, स्वीडन में ना, स्वीडन की पहले आप लोकेशन देख लीजिए, स्कैंडिनेवियन कंट्री है स्वीडन, यहां पर देखिए ये नॉर्वे है, ये फिनलैंड है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के बारे में जैसा हम जानते हैं, यहां पे हैप्पीनेस इंडेक्स हो, हर तरह का इंडेक्स हो, इन 3 देशों की ना पोजीशन उन इंडेक्स में टॉप पर होती है। पर कैपिटा इनकम बढ़िया है, लोग यहां पे ज्यादा खुश हैं, रिसोर्सेज अच्छे हैं, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफी हाई है इन देशों में। अब हुआ क्या, यहां पर ना स्वीडन में इस्लाम में जो पवित्र बुक है कुरान शरीफ, इस बुक को जलाने की घटना सामने आई। क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों? टर्की एम्बेसी के सामने कुरान को जलाया गया। देखो ध्यान से सुनिएगा, नाटो के बारे में आपने सुना है। नाटो वो ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसएसआर के अगेंस्ट बनी थी। 1949 में नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था यूएसएसआर से प्रोटेक्शन के लिए। नाटो का एक रूल है, किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी देश अपने ऊपर हमला मानते हैं। जैसे 2001 में यूएसए के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक हुआ था, तो नाटो के सभी देशों ने उसे अपने ऊपर अटैक माना और नाटो के सभी देशों ने मिलकर अपनी फोर्सेस भेजी अफगानिस्तान में इस अटैक का बदला लेने के लिए। अब देखो, जब से यूक्रेन के ऊपर रशिया ने अटैक किया है ना, तो वो देश यूरोप में जो अभी नाटो के मेंबर नहीं हैं, वो भी गारंटी चाहते हैं, क्योंकि नाटो का मेंबर अगर वो बन गए ना, तो एक प्रकार से उन्हें गारंटी मिल जाएगी कि नाटो का मेंबर बनने के बाद तो हमारे ऊपर रशिया अटैक करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ऊपर अटैक करेगा तो नाटो के सभी देश उसका बदला लेंगे। फिर समझ गए? अभी तो ये देश जो हैं स्वीडन, फिनलैंड अकेले अकेले खेल रहे हैं। रशिया इनके ऊपर अटैक कर देता है तो खुद ही अपने को इनको अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। बट एक बार नाटो का सदस्य बन गए तो नाटो इनकी हेल्प करने के लिए आएगा, क्योंकि नाटो का ये रूल है। तो इसलिए ये देश स्वीडन और फिनलैंड ये नाटो का मेंबर बनना चाहते हैं। लेकिन देखो, नाटो का मेंबर बनना इतना आसान नहीं है। अभी फिलहाल 30 मेंबर्स हैं नाटो में। तो रूल ये है, सारे के सारे मेंबर्स जब सहमत होंगे ना, तब जाके नए देश को सदस्यता दी जा सकती है।
नए देश को मेंबरशिप दी जा सकती है। यानी ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स है ना, उन सब का राजी होना जरूरी है, तब जाके नए मेंबर को, नए देश को मेंबरशिप दी जा सकती है। लेकिन देखो, टर्की जो एक देश है, टर्की की लोकेशन भी आप देख लीजिए, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, टर्की यहां पे है। टर्की जो देश है ना, वो नहीं चाहता स्वीडन को मेंबरशिप दी जाए। अब क्वेश्चन उठता है क्यों? देखो, टर्की में आपको पता है एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही है। कुर्द जो एक एथनिक ग्रुप है, वो अलग से देश बनाना चाहते हैं, टर्की से अलग होना चाहते हैं, कुर्दिस्तान के रूप में अलग से देश बनाना चाहते हैं। तो ना टर्की उनको दबाना चाहता है। काफी सारे ना मिलिटेंट ग्रुप्स बने हुए हैं टर्की के अनुसार, कुर्दिश मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। अब ऐसे लोग जो अलग से कुर्दिस्तान के रूप में देश बनाना चाहते हैं, जो टर्की में एक्टिव हैं, वो उन्होंने टर्की से भागकर शेल्टर लिया हुआ है स्वीडन में, यानी वो भागकर स्वीडन में आ गए। अब टर्की कहता है कि ऐसे लोगों को आप हमें सौंप दो, हमें वापस कर दो। इसके अलावा टर्की ये भी बोलता है स्वीडन को कि आप ना कुर्दिश इशू पर अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। आप ऐसे बोलिए कि हम कुर्दिश मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। अब ना स्वीडन में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को मानने से इनकार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि देखो, स्वीडन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को तवज्जो दी जाती है, यहां पे एजुकेशन इतनी बढ़िया है, यहां पे लिबर्टी को तवज्जो दी जाती है। तो कैसे स्वीडन उन लोगों को टर्की के हवाले कर सकता है जिनके बारे में पता है वो टर्की के हाथ लग गए तो उनको या तो फांसी दी जाएगी, बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाएगा। और स्वीडन की सरकार को यह नहीं बोलना चाहिए कि हम कुर्दिश मूवमेंट का समर्थन नहीं करते हैं, क्योंकि स्वीडन में तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। जो लोग कर रहे हैं उनको हम दबा नहीं सकते, वो अपनी ओपिनियन खुले मन से जाहिर कर सकते हैं। तो टर्की की बात आप क्यों मान रहे हो? यानी स्वीडन में बहुत से लोग बोलते हैं कि आप नाटो को मत ज्वाइन होइए, आप टर्की के सामने घुटने मत टेकिए। ये पूरा विवाद चल ही रहा था स्वीडन में। लेकिन ना इसी बीच क्या हुआ, स्वीडन में टर्की की एम्बेसी के सामने कुरान शरीफ को जलाने की घटना सामने आई तो टर्की ना और ज्यादा उत्तेजित हो गया, और ज्यादा नाराज हो गया। टर्की बोलने लगा कि हम ऑलरेडी स्वीडन से नाराज थे कुर्दिश इशू पर, लेकिन अब जो कुरान शरीफ को जलाने की घटना सामने आई है ना, अब तो हम बिल्कुल ही इनको मेंबरशिप नहीं लेने देंगे, ऐसा टर्की ने बोला है। क्योंकि सारे सदस्य राजी होंगे नाटो के, तभी कोई नए देश को मेंबरशिप दी जा सकती है। लेकिन टर्की अब राजी होने को तैयार नहीं है। टर्की नाराज है स्वीडन से कि हम आपको नाटो की मेंबरशिप नहीं लेने देंगे। और जो ये कुरान शरीफ को जलाने की घटना सामने आई है, इसको कुछ लोग इस्लामोफोबिया से भी जोड़ के देख रहे हैं। देखो, जब गल्फ कंट्रीज में क्राइसिस आए ना, तो बहुत सारे देशों ने स्वीडन में शरण ली। गल्फ कंट्रीज में, अफ्रीका में क्राइसिस आए, बहुत सारे मुस्लिम लोगों ने स्वीडन में और दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में शरण ली। वहां पे वो रिफ्यूजीज के तौर पे गए। शुरू में तो स्वीडन की सोच ऐसी थी कि रिफ्यूजीज बेचारे मुसीबत में हैं, आते हैं तो आने दो। लेकिन अब क्या हो गया है, अब स्वीडन में ना 20% पूरी पॉपुलेशन जो है ना, उसका 20% तो अकेले रिफ्यूजीज का है, ज्यादातर उसमें से मुस्लिम्स हैं। तो इस वजह से स्वीडन में जो राइट विंग की पॉलिटिकल पार्टीज है ना, उनका इमरजेंस काफी हुआ है। मतलब ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स जो बोलने लगे हैं कि देखो, इतने सारे रिफ्यूजीज आ गए, इतने सारे मुस्लिम्स आ गए, हमारा धर्म खतरे में है, हमारा कल्चर खतरे में है, हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। अब स्वीडन की सरकार जो है तुरंत एक्शन ले, जो रिफ्यूजीज हैं, जो मुस्लिम्स हैं, इनको देश से बाहर निकाला जाए। ये सब बोलने वाले लीडर्स की पॉपुलैरिटी आज के समय में स्वीडन में बढ़ती जा रही है। और उन्हीं में से एक पॉलिटिकल लीडर ने कुरान शरीफ को आग लगाई, जो कि गलत है। ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है इस्लामोफोबिया का। तो ये पूरा इशू है, हमने समझा क्यों जलाया गया, बैकग्राउंड क्या है इशू का। इवन इंटरव्यू में, अभी इंटरव्यू स्टार्ट होंगे 30 जनवरी से, वहां पर भी ये क्वेश्चन यूपीएससी बोर्ड के द्वारा पूछा जा सकता है। अब चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो इंडियन चैप्टर फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटीज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इस इशू को हालांकि हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन इस आर्टिकल में ज्यादातर आपको ना नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटीज जो अपना कैंपस खोलना चाहती हैं देश में, वो ये एक्सपेरिमेंट ज्यादा सफल नहीं होगा, ऐसा राइटर बोलते हैं इस आर्टिकल में।
सबसे पहले बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूं पूरे इशू का। हाल ही में यूजीसी के द्वारा ना ड्राफ्ट रेगुलेशंस रिलीज किए गए कि टॉप 500 यूनिवर्सिटीज जिनकी अपने देश में अच्छी रेपुटेशन है, वो अगर इंडिया में ब्रांच ओपन करना चाहती है ना, तो उनको हम ओपन करने देंगे और उनको ना काफ़ी सारे इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे उनको ऑटोनमी देंगे सिलेबस डिफाइन करने में, टीचिंग प्रैक्टिसेस में वो चेंज लाना चाहते हैं, अपने हिसाब से वो टीचिंग प्रैक्टिसेस में चेंज ला सकती हैं, फीस अपने हिसाब से वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेज इंडिया में ले सकते हैं, और जो प्रॉफिट यहाँ पे कमाएंगी उसको भी वापस ले जा सकते हैं। इसके लिए भी नॉर्म्स आसान बनाए गए हैं। मकसद ये है नॉर्म्स को आसान बनाने का कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, वो अपनी ब्रांचेज इंडिया में ओपन करें, और इंडियन स्टूडेंट्स जो बाहर दूसरे देशों में जाते हैं पढ़ने के लिए, वो बाहर ना जाएं। इससे हम बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी सेव करेंगे। मतलब अभी इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं दूसरे देशों में पढ़ने के लिए, बहुत सारा डॉलर वो लेके जाते हैं, बहुत खर्चा होता है। अगर वो इंडिया में रहेंगे तो इंडिया में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ज़्यादा होंगी, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो इस उद्देश्य के साथ, और देखो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ब्रांच ओपन करेंगी तो लोकल यूनिवर्सिटीज़ को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, बेस्ट प्रैक्टिसेस हमारे देश में आएंगी। लेकिन राइटर इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखते। राइटर ये बोलते हैं, देखो सबसे पहली चीज़, आपने जो ये चीज़ें बोली है ना कि ऑटोनमी होगी लोकल ब्रांचेस को, वो सारी बातें ना कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। जैसे आपने इसके साथ साथ ड्राफ्ट रेगुलेशन में ये भी बोला है कि आप कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जो इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, जिससे इंडिया के अपने अलाई कंट्रीज के साथ जो रिश्ते हैं वो खराब हो। ऐसा कोई काम नहीं कर सकती फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की ब्रांचेज इंडिया में। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। एक तरफ देखो सरकार कहती है हमने उनको ऑटोनमी दी है, वो अपने हिसाब से यहाँ पे ऑपरेट कर सकती हैं, दूसरी तरफ कंडीशंस भी लगा दी गई हैं कि आप ऐसा कोई काम नहीं कर सकते। तो ये फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है ना, ऑटोनमी को काफ़ी ज़्यादा तवज्जो देती हैं, तो उन्हें ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। और दूसरा देखो, ज़्यादातर जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ है ना, वो नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस पे काम करती हैं। मतलब वो पैसा कमाने के उद्देश्य से काम करती नहीं है ज़्यादातर टॉप यूनिवर्सिटीज़। तो टॉप यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी ब्रांचेस जो दूसरे देशों में ओपन की है ना, वो इसलिए ओपन की है, जैसे दुबई का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, गल्फ कंट्रीज़ का, यूएई में, सऊदी अरेबिया में, वहाँ की सरकारों ने उनको ना लैंड फ्री में दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फ्री में दिया है, दूसरे काफ़ी सारे इंसेंटिव्स दिए हैं, तब जाके उन्होंने अपनी ब्रांचेस वहाँ पे खोली हैं। इंडिया में सरकार उनको कुछ नहीं दे रही है, तो उनके पास कोई इंसेंटिव ही नहीं है इंडिया में आने के लिए, क्योंकि वैसे भी वो प्रॉफिट के लिए नहीं काम कर रही हैं। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती हैं जो सरकार उनको देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बहुत कम टॉप यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आके ऑपरेट करना चाहेंगी। और देखो ड्राफ्ट प्रोविजंस में एक जो बात कही गई है ना कि वो यूनिवर्सिटी अपने देश में रेपुटेड हो। अब आपको नहीं लगता काफ़ी एम्बिगुअस चीज़ है कि एक यूनिवर्सिटी अपने देश में रेपुटेड हो? अब ये डिसाइड भी कौन करेगा? यूजीसी का एक पैनल डिसाइड करेगा। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशनरी पावर है पैनल के पास में, क्योंकि ये पता लगाने का क्राइटेरिया अगर फिक्स होना कि रेपुटेशन की क्या डेफिनेशन है, कैसे हम मानेंगे कि ये यूनिवर्सिटी अपने देश में रेपुटेड है या नहीं है। समझ गए? मतलब ये चीज़ तो सही है कि रैंक टॉप 500 में होनी चाहिए, लेकिन ये सब्जेक्टिव चीज़ छोड़ देना कि वो यूनिवर्सिटी अपने देश में रेपुटेड होनी चाहिए, इसका इस्तेमाल करके धांधलेबाजी हो सकती है यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करने में। अब लास्ट में उस पॉइंट पर आकर बोलते हैं, सरकार का ये मानना कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ब्रांचेज ओपन करेंगी तो बहुत सारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसको हम सेव कर सकते हैं। राइटर बोलते हैं, देखो स्टूडेंट्स ना विदेश में जाते हैं सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं जाते, और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को वो मन में रखते हैं। जैसे वो एक्सपीरियंस के लिए फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके दिमाग में होता है एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। उन्हें लगता है कि विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम एजुकेशन हासिल करेंगे तो वहाँ पे काम का वीज़ा मिल जाएगा, इनकम अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे ज़्यादा अच्छी मिलेंगी, वहाँ पे करियर के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं ज़्यादा अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छी जॉब लगेगी, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो इस उद्देश्य के साथ वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाते हैं। तो सरकार का ये मानना कि अगर फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ब्रांचेज ओपन कर लेंगी तो स्टूडेंट्स बाहर नहीं जाएंगे, ये मानना गलत है, क्योंकि उनको यहाँ पर वो एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा जो स्टडी वीज़ा, पढ़ने के बाद वर्क वीज़ा उन्हें मिलता है फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन प्राप्त करके, वो सब उन्हें नहीं मिलेगा, इसलिए वो जाएंगे ही जाएंगे।
तो कुल मिला के राइटर के अनुसार सरकार का जो ये स्टेप है कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में ब्रांचेज ओपन करने देना, इससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा और ना ही ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में आएंगी अपनी ब्रांचेज ओपन करने के लिए। पहले भी नहीं आई थी, पहले टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ करने का नियम था, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ नहीं आई। अब क्राइटेरिया को और ज़्यादा आसान बना दिया गया है। अब बोला गया है कि टॉप 500 में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी आ सकती हैं, लेकिन अब भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में ब्रांचेज नहीं ओपन करेंगी, और कर भी ली तो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं आएंगी और ज़्यादा स्टूडेंट्स उन ब्रांचेज में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।